नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए नॉलेज एक्वायर करते हैं। कितने तरह के कॉमर्शियल बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, वो समझते हैं आज हम लोग। दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक इज द वन हु वर्क्स फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। जो मुनाफे के हेतु के लिए काम करता है उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारी बैंक। इसको हम व्यापारी बैंक बोलते हैं। अब इस व्यापारी बैंक में कितने तरह के बैंक होते हैं? तो ये जो कॉमर्शियल बैंक है ना दोस्तों, उसमें एक ऐसे बैंक होते हैं जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जिसका मालिकाना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं जिसको? पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स, जिसमें ऑनरशिप किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में। दूसरे ऐसे बैंक्स होते हैं जिसकी ऑनरशिप प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक। 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो इंडिया में जो उसका ट्रेंड है वो ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि 1991 से पहले इंडिया जो था वो क्लोज्ड इकोनॉमी था, और 1991 के बाद वो ओपन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एडेप्टेड एट दैट टाइम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसी रिफॉर्म्स के चलते उसके बाद हमारे देश में फॉरेन बैंक्स भी आए। तो फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक्स भी हमारे देश में काम करते हैं मुनाफे के पर्पस से, इसलिए वो कॉमर्शियल बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक है जिसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप है, फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक्स जो फॉरेन से आए हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स भी है जिसको बोलते हैं ग्रामीण प्रादेशिक बैंक। हर एक गांव में जो छोटे उद्योग है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो छोटे छोटे जो समाज के जो कम्युनिटी के लोग हैं, गांव के जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट रीजनल रूरल बैंक्स एस्टेब्लिश करती है, जिसको आरआरबीज भी बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इतने तरह के कॉमर्शियल बैंक्स हमारे इंडिया में काम करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों ये। तो प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक? एक हिंट देता हूँ मैं आपको, एक बहुत अच्छा टॉपिक समझाता हूँ मैं। ये ध्यान रखना, ज़्यादातर ऐसा होता है, फिर कई बार अगर ना लिखा हो वहाँ पर तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर आपने बोला था मुझे, पर ज़्यादातर मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने खुद अप्लाई किया है और इस तरीके से मुझे पता चला है। देखो, जितने भी बैंक्स, जब आप कहीं पर बाहर जाते हो और जितने भी बैंक्स का आपको बोर्ड दिखता है, अगर मान लो उस बैंक के नीचे, उस बोर्ड के नीचे, उस बैनर के नीचे आपको देखने का, अगर वहां पर ब्रैकेट में ऐसा लिखा है ना, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन, अगर ऐसा लिखा है आपको अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन, जैसे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बोर्ड देखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे, बैंक ऑफ इंडिया देखोगे, पंजाब नेशनल बैंक है, विजया बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, यूनियन बैंक है, कितने सारे बैंक्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे बैंक्स हैं। और पहले तो गवर्नमेंट के बैंक ही होते थे, लेकिन ये रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स इंडिया में आए ऑपरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए और अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही थे, पर आपको पता से कैसे चलेगा? वो जो बोर्ड बैनर होगा उसके नीचे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन, या तो हिंदी में लिखा होगा भारत सरकार का उपक्रम। तो आपको समझ जाने का कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन से बैंक है दोस्तों? सबसे पहला, सबसे ज्यादा अकाउंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें किसके पास है? एसबीआई के पास। सबसे बड़ी बैंक है हमारी इंडिया की पब्लिक सेक्टर की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, विजया बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। ये सारे जो बैंक्स है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बैंक है? उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन, क्योंकि गवर्नमेंट की है नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते होंगे, उसके मालिक होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बैंक है इंडिया में? तो सबसे पहला जिसका नाम आता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, बंधन बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, बहुत सारे बैंक्स है। ठीक है, तो मैं आपको जो मेन बैंक्स हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो भारत सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं है। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 फॉरेन बैंक्स हैव एंटर्ड द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन बैंक्स भी आए।
जैसे कि मैं आपको बताऊं फॉरेन बैंक्स में कौन है, तो हमारे देश में दो बैंक्स जिसके बारे में मुझे पता है, एक सिटी बैंक है और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो हमारे देश में, उसके अलावा भी हो सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में सर्च करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, हम अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। जितना जिस टॉपिक के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम एक्वायर करें, उतनी हमारी तीव्रता, हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। Besides, there are financial companies which function like banks in the unorganized and organized money markets of India। ध्यान से समझना दोस्तों, ये जब भी शब्द आए ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ऐसा होता है कि जहां पर सब कुछ एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एक पूरे संगठन के हिसाब से, जहां पर कोई एक रेगुलेटर है, जहां पर सब रूल्स के हिसाब से चलता है, कोई भी रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, जहां पर किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। और जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड जो भी होता है, अनऑर्गेनाइज्ड जो भी फील्ड होती है, जो मार्केट होता है अनऑर्गेनाइज्ड, उसमें क्या होता है कि कोई रूल्स नहीं होता है। और आपको जानकर ये थोड़ा शौक लगी, क्योंकि मुझे भी सब, जब मैंने पहले जाना इसके बारे में, जब मैं स्टार्टिंग में जब इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो इंडिया के एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की वजह से। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब क्या दोस्तों, कि जैसे हम लोग किसी सराफ के पास ब्याज पे पैसे लेने चले जाए, जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में हम लोग देखते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं, ठीक है, महीने का 5-5, 10-10% इंटरेस्ट होता है, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव मेथड है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है हमारे देश में इसकी वजह से, तो वो किसानों का हुआ है दोस्तों, क्योंकि उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो जमींदार के पास चले जाते थे, अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते थे, सराफ के पास चले जाते थे। ये लोग क्या करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखते थे, उनके ज़मीन के कागजात ले लेते थे और महीने का 5-5, 10-10% इंटरेस्ट रेट, कई बार तो उनके अकाउंट में भी गड़बड़ी किया करते थे। इसलिए दोस्तों याद रखना, अगर पैसे चाहिए तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से कभी भी पैसे नहीं लेने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब बोलोगे सर ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब क्या? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब बैंक्स, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब ये क्या है दोस्तों, ये जो एनबीएफसीज है हमारे देश में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये ऐसे कंपनीज है जिनके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है, जिनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सब कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होता है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही सब कुछ वहां पर होता है। और इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बोल रहा हूँ 20 to 25, ये मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 20 to 25% पर ईयर इंटरेस्ट रेट होता है। उससे ज्यादा कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक हमसे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का ये फायदा है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड, जब भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड शब्द आपको सुनने में आए तो आपको समझ जाने का, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जहां पर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, जहां पर संगठन है, जहां पर रेगुलेटर है, जहां पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, जहां पर कोई रूल्स नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं है, ठीक है, सारे रूल्स जो पैसे देने वाला है वो खुद ही बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी भी है जो बैंक्स की तरह काम करती है, लेकिन बैंक्स नहीं है, और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में भी काम करती है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में भी काम करती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से दूर रहना है। मैंने जो आपको बताया था, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे गोल्ड लोन के लिए सबसे पहला नाम कौन सा आएगा, मुझे पता है आप सब लोगों ने मन में सोच लिया है। गोल्ड लोन के लिए सबसे पहला नाम आएगा मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस। वो अक्षय कुमार की एडवर्टाइज देखी होगी आप लोगों ने, जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना, तो वो एडवर्टाइज आप सब लोग देखते होंगे। और अभी गोल्ड का प्राइसेस भी देखो आप कितने बढ़ गए, हाईएस्ट लेवल, ऑल टाइम हाई के ऊपर चले गए। तो ये गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां, ये बैंक नहीं है। मुथूट फाइनेंस है, मनप्पुरम फाइनेंस में किसी का अकाउंट ओपन नहीं होता है। अगर गोल्ड के ऊपर लोन चाहिए तो फिर उसके बाद अगर हमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब के ऊपर लोन चाहिए तो सबसे पहला नाम आता है बजाज फाइनेंस। उनका कोई बैंक नहीं है पर वो लोन देते, ज़्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ों के ऊपर लोन देते। अभी तो पर्सनल लोन और सारे लोन्स भी देते।
तो बजाज फाइनेंस है, होम क्रेडिट है, कैपिटल फर्स्ट है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस है, L&T फाइनेंस है। ये जितनी भी कंपनियां मैं आपको बता रहा हूँ, मुथूट और मनप्पुरम के बारे में तो मैंने बताया, ये सारी कंपनियां, ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये भी इंडिया में काम करते हैं। और दूसरा, बैंक्स के अलावा, कॉमर्शियल बैंक्स के अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स भी काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? कॉमर्शियल बैंक्स का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। कोऑपरेटिव जब भी शब्द आए तो समझ जाने का कि पहला मोटिव सेवा का होता है, सर्विस का होता है, सेकेंडरी मोटिव प्रॉफिट होता है। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसे रखने से थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है दोस्तों। तो हमारे देश में कॉमर्शियल बैंक्स कितने तरह के हैं? पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की ओनरशिप में, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल की ओनरशिप में, फॉरेन बैंक्स जो फॉरेन से आए हैं दूसरे देशों से और इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स जो गांव में है, छोटे छोटे बैंक्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर और छोटे इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो ये चार तरह के कॉमर्शियल बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है, लेकिन वो बैंक्स में नहीं होते। और दूसरी तरफ होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, जो जिनका मेन मोटिव सेवा का होता है, सर्विस का, और दूसरा मोटिव होता है प्रॉफिट का। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया शेड्यूल्ड बैंक्स का। अब ये शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है? तो शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं। बट बाय द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, only those companies which are listed in the second schedule of the RBI Act 1934 are established accordingly are called scheduled banks। ऑफिशियल डेफिनेशन जो बैंक्स की है वो आरबीआई का एक कानून बना था 1934 में। उसमें सेकंड शेड्यूल में जो भी लिस्टेड हुए हैं, जिन्होंने लाइसेंस लिया है आरबीआई से, सेकंड शेड्यूल जो आरबीआई का है, आरबीआई कानून का जो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से जो कंपनियां लिस्टेड है वही शेड्यूल्ड बैंक्स है और वही सही मायने में बैंक्स हैं, एंड आर द रियल बैंक्स। और वही रियल बैंक्स है जिन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया है, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के हिसाब से क्या हुई है, एस्टैब्लिश हुई है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, बट उसका जो कानून बना था वो 1934 में बना था। उसके बाद 1935 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टार्टिंग में ये एक प्राइवेट बैंक था जो प्रॉफिट के मोटिव के लिए काम करता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इसका नेशनलाइजेशन कर दिया 1949 में। तब से हमारा सेंट्रल बैंक है, मध्यस्थ बैंक, जिसका काम है देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, और उसके लिए उनके पास एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी। इस चैप्टर का नाम क्या था? बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों याद रखना, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत जबरदस्त टॉपिक, पर्दे के पीछे का हीरो आरबीआई, उसके काम पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले एक लेक्चर में और एक जबरदस्त टॉपिक हमें पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन। बहुत सारे लोगों को ये काम में आने वाला है टॉपिक, ऐसा नहीं सिर्फ जो 12th में पढ़ते या 11th में पढ़ते, सब लोगों के लिए, जिसको भी मतलब जिसको भी जानना है कि बैंक्स कैसे पैसे घुमाती है, कैसे इतना प्रॉफिट कमाती है, तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल इसका ही बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, ये वीडियो भी पूरा देखिएगा कि किसमें आपको नॉलेज मिल रहा है। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई टू दिस बैंक्स। आरबीआई जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है वो सभी बैंक्स को मानने पड़ते हैं जो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से लिस्टेड हुए, और बिना आरबीआई की इजाजत के कोई भी बैंक इंडिया में लिस्ट नहीं। इंडिया में कोई भी बैंकिंग, जैसे मान लो कि मुझे स्टार्ट करनी है कि ब्रिजेश बैंक, तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा जैसे बिजनेस स्टार्ट करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इलीगल है, मुझे पकड़ कर लेकर जाएगी पुलिस। क्यों? क्योंकि आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके अलावा मैं बैंक स्टार्ट नहीं कर सकता हूं। तो ये था शेड्यूल्ड बैंक्स का जो क्लासिफिकेशन था। कॉमर्शियल बैंक एक तरफ कोऑपरेटिव बैंक्स है। कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक, सबका अलग अलग मोटिव है, लेकिन मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है कॉमर्शियल बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन मोटिव सर्विस होता है, सेकेंडरी मोटिव प्रॉफिट होता है। आशा रखता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन, उसके बाद सेंट्रल बैंक के बारे में समझाऊंगा। पूरे वीडियोस देखना अच्छे से और समझने की कोशिश करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।